Hello everyone, I am CS Professor Raj Kankriya, associated with JSIS Institute of Business Management. Welcome back to my lecture series on business economics. Today's topic is production analysis. This video is extremely important and useful for the CA, CS and CMS entrance students, as well as UGC NET, SET, MBA, BBA, BCom, MCom, HSC pursuing students. So let us move ahead, start with the topic. As I start with a wonderful thought before proceeding ahead, ये एक बहुत प्यारा सा ख्याल हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा, empty pocket teaches you a million things in life. Empty pocket teaches you a million things in life, but full pocket spoils you in a million ways. जब आपकी जेब खाली है तो आप बहुत सारी चीजें जिंदगी में सीखते हैं, बट आपकी जेब पूरी तरह जब भरी होती है तो आपकी अच्छाइयां भी आपसे दूर होने लगती है. तो इसी बेहतरीन ख्याल के साथ आगे बढ़ते हैं. Chapter contents are production function with one variable input and two variable inputs, law of diminishing returns, isocont and isocost analysis, producer equilibrium, and law of substitution. We will just take a glance of these theories. We are not going to deeper in this. So, अगर मुझे किसी चीज का प्रोडक्शन करना है, here you can see different shapes, different bottles of distillery. So you can see right from the smallest bottle here to the biggest, this bottle is there. तो जब ये वो प्रोडक्शन करते हैं तो उनको क्या क्या चीजें सोचनी पड़ती है, या कंपनी कौन कौन सी चीजें सोचती है, राइट? Let me share the screen again. So there it is. So डिजाइन कैसे होना चाहिए प्रोडक्ट का, साइज कैसी होनी चाहिए, कॉस्ट क्या होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कैसा है और कितना हमको करना है, फिर उसके लिए ट्रेडमार्क लेना है, हमें पेटेंट भी रजिस्टर करवाना है, कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस को भी मैच करना है और कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजीज को भी स्टडी करना है. ये सारी चीजें जो है बिजनेस डिसीजंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस अ कंटीन्यूअस प्रोसेस. दीस प्रोसेस आर अ कंटीन्यूअस प्रोसेस इन द बिजनेस. अब ये सारी जो बातें हैं ये ख्याल में क्यों आता है, जब प्रोडक्शन एनालिसिस ये बात आती है तो हमको प्रोडक्ट की कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, और किस रेट पे हम मार्केट में प्रोडक्ट पिच करें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है. चलिए देखते हैं कि रॉ मटेरियल से सेल्स तक की प्रोसेस कैसे होती है. पहले बनता है रॉ मटेरियल, या हम लोग परचेज करते हैं रॉ मटेरियल, फिर हम उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं इन अ फैक्ट्री, देन इट बिकम्स फिनिश गुड. पूरी तरह अच्छे से पैकेज वैकेज करके बढ़िया सा फिनिश गुड्स रेडी हो जाता है. देन इट बिकम्स इन्वेंटरी. हम इसको गोडाउन में स्टोर करते हैं और इसका लेबलिंग एटसेट्रा सब सेटल करने के बाद जैसे हमारे पास हमारे डीलर्स की डिमांड आती है अकॉर्डिंगली हम वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फिर हम इसका मतलब हम उसको सेल करते हैं, सेल से हमें फिर से कैश मिलता है और फिर से हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं. सो दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट? Moving ahead. So what exactly working capital cycle is? Working capital मतलब क्या कि बिजनेस के लिए हमें, अगर हमें कारोबार करना है तो हमें गुड्स चाहिए. अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो हमें क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल. तो फिर रॉ मटेरियल से वो प्रोसेस होती है, उस वर्किंग कैपिटल को किस तरीके से मैनेज करना है, क्वांटिफाइंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बेस्ड ऑन दैट वैल्यूएशन और वर्किंग कैपिटल साइकिल जितना कम उतना हमको क्या होता है, ज्यादा प्रॉफिट भी होता है, हम लोग सारी चीजों को अच्छी तरीके से मैनेज करें, ऐसा एक संकेत है, राइट? ओके, सो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल साइकिल? इट इज अ साइकिल फ्रॉम रॉ मटेरियल टू, आई वुड से, रिसीवेबल और रॉ मटेरियल. तो पहले बनता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से या हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, वहां से फिनिश गुड, फिनिश गुड से इन्वेंटरी, इन्वेंटरी से सेल, देन सेल्स. देयर आर टू टाइप्स, राइट? वन इज अ क्रेडिट सेल, अनदर इज कैश सेल्स. क्रेडिट सेल फिर से क्या होता है, कैश सेल से हमको पैसा मिल गया, हमने क्या किया, फिर से रॉ मटेरियल खरीद लिया, फिर से नया किया, उसमें से प्रॉफिट एलिमेंट साइड में निकाल दिया और हम नया प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं. क्रेडिट सेल्स से हम लोग क्या करते हैं, रिसीवेबल हमको मिलते हैं तो हम लोग रिसीवेबल्स के थ्रू, क्रेडिट सेल्स के थ्रू रिसीवेबल्स मिले, इसका मतलब बिल्स रिसीवेबल एंड ऑल दैट, चेक्स वगैरह हमको जो मिलते हैं, फिर वो कन्वर्ट होती है, फिर से अगर फिर से कैश में कन्वर्ट होती है, राइट? और फिर से हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं. और इन दिस वे दिस एंटायर साइकिल
we can continue in the business, and this is called as working capital cycle. तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है, राइट? तो कितनी इन्वेंटरी रखना है, कितना रॉ मटेरियल परचेस करना है, फिनिश गुड्स कितने हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि हमको ऑर्डर डिमांड कितनी है और हमने सप्लाई कितना करना चाहिए, सेल्स कितना करना चाहिए। कि अगर हम सेल्स करते भी है, बहुत अच्छा सेल्स भी करते हैं, डिमांड को मैचिंग सेल्स करते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं तो ये भी नुकसानदेह हो सकता है। तो इन सब बातों का हमको ध्यान रखना पड़ता है बिजनेस डिसीजंस लेते वक्त, राइट? नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से कॉस्ट एनालिसिस और प्रोडक्शन एनालिसिस को हम लोग समझने वाले। तो प्रोडक्शन एनालिसिस समझने से पहले कॉस्ट एनालिसिस। सो कॉस्ट मतलब क्या? कोई भी ऐसे फैक्टर, द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स, राइट, व्हिच आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, राइट? कोई भी चीज, वस्तु का निर्माण करने के लिए जो भी हमको खर्चा लगा, उसे हम मोटा मोटा तौर पे कॉस्ट बोलते हैं। नाउ कॉस्ट एनालिसिस, किसी भी वस्तु बनाने के लिए एक होती है फिक्स कॉस्ट, दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट, राइट? तो जब फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट हम टोटल दोनों ऐड कर देते हैं, दैट बिकम्स टोटल कॉस्ट, राइट? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। सो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या आता है फिर? व्हाट इज एग्जैक्टली फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट मतलब क्या? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, आपको ये कॉस्ट लगने वाली है। आप चाहे प्रोडक्शन करो या ना करो, आपको ये कॉस्ट लगने वाली है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने रेंट पे अगर प्लांट लेकर रखा तो उसका रेंट लगेगा, बराबर? मशीनरी अगर रेंट पे तो उसका रेंट लगेगा, ओके? आपको सैलरी देनी है, मान ली समझ लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया, आप लोग प्रोडक्शन नहीं चल रहा है, फिर भी आप आपके वर्कर्स की सैलरी दे रहे हो। इंश्योरेंस का खर्चा है, प्रॉपर्टी टैक्सेस है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट्स है, ये सारे फिक्स कॉस्ट है, राइट? तो इनका प्रोडक्शन अगर हो या ना हो, ये कॉस्ट लगती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चेंज होती है, जितना आप लोग प्रोडक्शन करेंगे उतना ये चेंज होगी। उसके एग्जांपल्स रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, कमीशन ऑन सेल्स, क्रेडिट कार्ड फीस, वेजेस ऑफ पार्ट टाइम स्टाफ जो है, ये सब जो है वेरिएबल कॉस्ट है। सो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, दैट बिकम्स योर टोटल कॉस्ट। सो द इक्वेशन इज total cost equal to total fixed cost plus total variable cost. TC is equal to TFC plus TBC. so चलिए उसको पर यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना फ्रेंड्स? तो टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, TCPU is equal to TFCPU plus TBCPU. okay, so this is the formula. Now let us move towards our concepts. The first concept is production function with one variable input and two variable inputs. अब variables का मतलब क्या होता है? Variables, these are the factors, right? जैसे for example, एक चीज का दूसरी चीज पे इम्पैक्ट होना है, जैसे प्राइस का इम्पैक्ट डिमांड पे होता है, तो प्राइस इज वन वेरिएबल एंड डिमांड इज अनदर वेरिएबल। तो प्राइस, मान लीजिए प्राइस का इम्पैक्ट अगर डिमांड पे हो रहा है, तो डिमांड एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, और प्राइस अगर कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, राइट? सो इन दिस वे प्राइस इज अ इंडिपेंडेंट फैक्टर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिमांड क्या हो गया, ये डिपेंडेंट है, क्योंकि ये प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज डिपेंडेंट। सो demand is a dependent variable and price is a independent variable. So based on this, let us analyze. The firm uses a number of inputs to produce its output. Output के लिए बहुत सारे inputs डालने पड़ते, not only the raw material, labor भी लगता है, right? पैकेजिंग से रिलेटेड खर्चे आते हैं, आपको सुपरवाइजर्स रखने पड़ते हैं, राइट, एटसेट्रा एटसेट्रा। So the firm का मतलब यहाँ पर है any company, any business. Okay, the firm uses a number of inputs to produce its output. If the firm varies the quantity of only one input, keeping the other input quantities unchanged, मतलब अगर एक इनपुट को चेंज करते रहे और बाकी इनपुट्स को वैसे के वैसे रखे, right, then the quantity of its output obtained at any point of time variable is the total product of the input, right? सो वन वेरिएबल इनपुट मतलब क्या, कि अगर आपने एक ऐसा फैक्टर है प्रोडक्शन का, जो चीज प्रोडक्शन के लग रही है आपको, आपने क्या उसको चेंजेस किया, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, आपने रॉ मटेरियल में चेंज किया, लेकिन बाकी सारी चीजें एज इट इज रखी आपने, एज इट इज, राइट? तो उसका इम्पैक्ट आप जब स्टडी करते हो तो आप उसको वन वेरिएबल इनपुट स्टडी। अगर दो यूनिट्स को आप स्टेबल, दो यूनिट को चेंज कर रहे हो, बाकी यूनिट्स को स्टेबल रखते हो, कांस्टेंट रख रहे हो, तो टू वेरिएबल इनपुट स्टडी। ये क्या
ये कहा जाता है। अब ये क्यों जरूरी होता है? क्योंकि शॉर्ट रन में मतलब 3 महीने 2 महीने के होराइजन पे क्या होने वाला है, 6 मंथ्स के होराइजन पे क्या होने वाला है, ये स्टडी करने के लिए हमको कभी कभी क्या करना पड़ता है, वेरिएबल्स को चेंज करना पड़ता है। नाउ इट इज लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल, सॉफ्टवेयर के बेसिस पे आप वो एनालिसिस वो कर सकते हो, राइट। सो मूविंग एट फ्रेंड्स, coming to the next law of diminishing return. Now law is certain principle, right? कुछ ऑब्जर्वेशंस जो है एमिनेंट इकोनॉमिस्ट जो है, राइट, उन्होंने दुनिया के सामने रखे। सो वो जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने स्टेटमेंट फॉर्म में दिया, तो दैट बिकम्स लॉ। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मतलब घटता हुआ, राइट, ऑफ रिटर्न, डिमिनिशिंग, law of diminishing returns, right? It should not be of law of diminishing returns. तो घटता हुआ मार्जिन्स, राइट, का रिटर्न का सिद्धांत क्या है ये हम समझेंगे। घटते हुए मार्जिन के सिद्धांत का, घटते हुए मार्जिन का सिद्धांत क्या है वो हम समझेंगे, राइट। So the law of diminishing marginal return states that adding an additional factor of production results in smaller increase in output, right? Result in smaller increase in output after some optimal problem. एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर of the capacity utilization, the addition of any larger amount of a factor of production will inevitably yield decreased per unit incremental returns. इसको थोड़ा सा आसान करके बताता हूँ। Now let us see this graph. अब इस ग्राफ में जो है, राइट, सो ये जो this is y axis, this is x axis, यहां पर अगर हम देखेंगे दिस लाइन्स, ये रिटर्न्स मतलब ये आउटपुट का लाइन है, राइट। एक लेवल के बाद होता है क्या है कि यहां हम पढ़ते हैं, एक लेवल के बाद इट स्टेट दैट एन एडिशनल अमाउंट ऑफ सिंगल फैक्टर, अगर हमने कोई सिंगल फैक्टर एडिशनल लगाया, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट लिया, विल रिजल्ट इन डिक्रीजिंग मार्जिनल आउटपुट, राइट। तो मतलब एक लेवल के बाद क्या होता है, फिक्स कॉस्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, राइट। और फिक्स कॉस्ट जैसे कम होना शुरू हो जाती है तो क्या होता है कि हमको जो टोटल कॉस्ट है वो भी कम होना शुरू हो जाती है पर यूनिट टोटल कॉस्ट, राइट। सो मैं थोड़ा सा आसान करके इस चीज को बताता हूँ आपको। सपोज फॉर एग्जांपल किसी यूनिट को बनाने के लिए हमें 100 रुपए टोटल कॉस्ट लगती है। अब उसमें फिक्स कॉस्ट जो है मान लीजिए वो है 40 रुपीज और 60 रुपीज जो है ये वेरिएबल कॉस्ट है। अब यहाँ मान लीजिए मैंने 10 यूनिट बना रहा हूँ, उसके 10 यूनिट 100 रुपए में, तो पर यूनिट हो गया 10 रुपए का, बिकॉज 100 डिवाइडेड बाय 10 दैट बिकम्स रुपीज पर यूनिट। अब देखिए अगर मैं 20 यूनिट बनाता हूं तो उसके लिए जाहिर सी बात है जो इक्वेशन क्या बनेगा, ये जो फिक्स कॉस्ट है हमेशा सेम रहेगी एट एनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो 40 रुपए का जो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट बदलेगा अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ आउटपुट, तो उसका दुगना कर दिया, साइज ऑफ आउटपुट दुगना हो गया तो वेरिएबल कॉस्ट भी दुगना हो जाएगा, 120 60 into 2, so now total becomes 160. so total cost हमको लगी 160। जब मैं टोटल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करूंगा, so this divided by 20 अगर मैं करता हूं तो that becomes 8। देखिए मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, राइट। एक एडिशनल यूनिट या कुछ एडिशनल यूनिट्स इंट्रोड्यूस करने के बाद में क्या होता है कि फिक्स कॉस्ट वो कम होना शुरू हो जाती है, राइट। और बिकॉज ऑफ दैट आपको एडिशनल यूनिट की जो कीमत है वो कम, तो दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। आई एम नॉट गोइंग डीपर इनटू दैट assumptions and all that. So you can see this graphical representation of this concept here. अगर हम इस ग्राफ को देखें ठीक से, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। दिस इज द फर्स्ट फेज, दिस इज द सेकंड फेज और दिस इज द थर्ड फेज।
अब फर्स्ट फेज में क्या होता है कि हियर इनपुट लीड्स टू द प्रोडक्टिव रिटर्न, राइट, टू इन्वेस्ट मोर टाइम। यहाँ पर हम लोग मोर इन्वेस्टमेंट करते जाते अप टू दिस। यहाँ पर क्या होता है, ईच एडेड इनपुट लीड्स टू डिक्रीजिंग रेट ऑफ आउटपुट, द बेस्ट टू सॉल्व समवेयर विद इन दिस स्पेस। यहाँ पर हमने रुक जाना चाहिए। और निगेटिव रिटर्न्स क्या, नेवर गेट हियर, यहाँ पे तो हमने जाना ही नहीं चाहिए, राइट। दिस इज द मैक्सिमम इम्पोर्टेंट, हमें कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है, हमें प्रोडक्शन एनालिसिस करना है, हमें कॉस्ट एनालिसिस करना है। दोनों बातें मैंने रखी, पहले जो इसमें मैंने कॉस्ट एनालिसिस रखा, बढ़ते हुए आउटपुट के साथ आपका कॉस्ट कम होते जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन के एंगल से हम देखेंगे तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद में क्या होगा, आप प्रोडक्शन में लॉस खाना शुरू करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आएगी वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, राइट। और वो एक पॉइंट रहेगा जहां पर क्या होगा कि आपको रुकना पड़ेगा। So this is the point where you should, this is the optimum price, और ये मैक्सिमम आपको करना ही आगे, तो यहाँ तक आप कीजिए, राइट। So moving ahead friends, I'm taking you to the next concept. Yes. Now ISO-quant analysis and ISO-cost analysis. ISO-quant, now there is a word ISO. So ISO का मतलब होता है इक्वल, अरे क्वांट्स का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन हम जिसे बोलेंगे। सो आइसो क्वांट्स का मतलब हो गया इक्वल प्रोडक्शन, आइसो क्वांट का मतलब हो गया इक्वल प्रोडक्शन। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेट अस रीड नाउ दिस आइसो प्रोडक्ट और आइसो क्वांट। आइसो क्वांट को आइसो प्रोडक्ट भी बोला जाता है, राइट। दिस कर्व शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन, बराबर है, वो फैक्टर कम ज्यादा करेंगे और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, राइट, वो हम स्टडी कर रहे हैं। सो दो फैक्टर्स को हम कम ज्यादा करेंगे, लेकिन अगर हमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिल रहा है, राइट। जस्ट नाउ यू कैन सी इन दिस टेबल, वेरी टेबल, here in this table this is a combination of the factors, combination 1 2 3 4। यहाँ पर कैपिटल है, यहाँ पर लेबर है। so here 15,000 is the capital invested, 10,000 is the capital investment, 7,000 and 5,000। तो पहले कॉम्बिनेशन में दिस इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन, अगर हमने 15,000 कैपिटल और 10 लेबर का यूज किया तो हमको 200 यूनिट ऑफ आउटपुट मिल रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, आइसो क्वांट के अंदर लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो सेम रहेगा। लेवल ऑफ आउटपुट यहाँ पे आप ग्राफिकल देख सकते हैं, इट इज सेम एट ऑल लेवल पर। वेरी क्या होगा, वेरी ये जो इनपुट्स है ये वेरी होंगे। 15,000 कॉस्ट, 10,000 यूनिट, 10,000 कैपिटल, 20 लेबर, 7,000 कैपिटल, 30 लेबर, 5,000 कैपिटल, 40 लेबर, राइट। सो इन दिस वे दिस कैन वेरी, राइट। सो आइसो क्वांट क्या करता है, एक सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का स्टडी करता है और कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे बेहतरीन रहेगा उस वो आउटकम निकालता है। सो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दिस इज Q is equal to F function of LK। So what is LK? L means labor और K means capital। तो हम कैपिटल और लेबर का कॉम्बिनेशन जो है वो हम कॉम्बिनेशन देखते हैं। सो Q क्वांटिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ LK, दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर here y axis represent the capital, x axis represent the labor। यहाँ पर 15,000 जब लेबर है तो 15,000 जब कैपिटल है तो 10 लेबर है। when 10,000 is the capital then 20 is the labor, right। so in this way for this, but आप हर पॉइंट पे देखेंगे 200 is the same output quantity at all levels। तो ऐसा जब हम एनालिसिस करते हैं उसको बोलते हैं आइसो क्वांट एनालिसिस या आइसो प्रोडक्ट एनालिसिस। ओके, I'm taking you to the further concept now, ISO cost analysis। so what is ISO cost analysis? देखो यहाँ पर क्या होगा कि एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहेगा एट ऑल लेवल, एक्सपेंडिचर जिस सेम रहेगा। सो आइसो का मतलब इक्वल और कॉस्ट का मतलब कॉस्ट, राइट। सो इक्वल कॉस्ट एट ऑल कॉम्बिनेशंस, तो ये कॉम्बिनेशन 1 है, कॉम्बिनेशन 2, कॉम्बिनेशन 3, कॉम्बिनेशन 4 है। 15,000 कैपिटल, 10 लेबर, 10,000 कैपिटल, 20 लेबर, राइट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सेम है,
सो दीज आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस डियर फ्रेंड्स। लेकिन कॉस्ट जो है वो 1 लाख, हर कॉम्बिनेशन पे 1 लाख है, राइट। तो हमको बेस्ट कॉम्बिनेशन को चूज करना है जब हम ऐसा एनालिसिस करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज आइसो कॉस्ट एनालिसिस, राइट। ऑल्दो कुछ अजम्पशंस जो है, इसकी जो डिटेल वर्कआउट है वो मैं आपसे बस नहीं ले रहा हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग एट अ ग्लांस दिस सीरीज, राइट, सो दैट ये जो वीडियो है काफी लंबा ना हो, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बड़ा बेहतरीन वीडियो बन सकता है, राइट। सो टेकिंग यू फर्दर, so iso cost is defined as the cost curve that represent the combination of two factors। यहाँ पर 2 फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से फैक्टर्स है? एक है लेबर और कैपिटल। अब फॉर्मूला क्या है इसका? TC इज इक्वल टू WL प्लस RK। तो WL का मतलब क्या? वेजेस और लेबर, WL वेजेस एंड लेबर, राइट। इससे टोटल लेबर कॉस्ट आ जाती है प्लस RK। सो RK इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ R फॉर रेट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और K इज अ कैपिटल, राइट। तो ये जो फॉर्मूला TC इज इक्वल टू WL प्लस RK, ये आप ध्यान में रखिए। So you can see on the y-axis there is a capital, on the x-axis there is labor, और ये different combination, लेकिन हर लेवल पर जो एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट है, वो सेम है, ₹1 लाख। ओके, so taking you further, the next concept is producer equilibrium. So what is producer equilibrium? Equilibrium refers to a state of rest when no change is required. A firm producer is said to be in equilibrium when it has no inclination to expand or to contract its output. ना कम आउटपुट ना ज्यादा आउटपुट, एक ऐसी स्टेट जो रहेगी that is called as equilibrium. So this state either reflects maximum profit or minimum loss, right? So there are 2 methods to determine producer equilibrium. So दो मेथड जो है, टोटल रेवेन्यू and total cost approach, TR and TC approach. The second method is marginal revenue and marginal cost approach, right? So producer equilibrium मतलब क्या है? एक ऐसा स्टेज जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा और लॉस मिनिमम रहेगा, राइट। वहां से हम ना ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं ना कम, ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ओके, तो देयर आर 2 अप्रोचेस। अगेन इस पे एक बहुत डीप वीडियो हो सकता है काफी अच्छे से, बट आई एम नॉट गोइंग डिटेल इनटू दिस। Okay, so just to take a glance, so equilibrium price is there and equilibrium quantity is there. So this is the point of equilibrium. ये बायर का एक्सिस है और ये सेलर का एक्सिस है, राइट। सो दिस इज सेलर एक्सिस। तो ये जो स्टेज है यहाँ पर, ये मैक्सिमम लेवल है। यहाँ पर आप क्या करोगे? दिस इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट, जहाँ पे प्रॉफिट जो मैक्सिमम रहेगा और लॉस मिनिमम रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। Coming to the next concept, law of substitution. Substitute मतलब ऑल्टर करना। So law of substitute is also known as equimarginal utility or the law of maximum satisfaction. जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा उसे बोलेंगे law of substitute. The point is called as maximum satisfaction point, and based on this law of substitution is also called as law of maximum satisfaction or law of equimarginal utility. So it was developed by H.H. Gaussen, right? So and Professor Marshall developed and given the present of the law. Gaussen ने ये theory रखी थी, उसको आगे बढ़ाया प्रोफेसर मार्शल ने, right? Alfred Marshall ने. Now according to this law, if a consumer is to use all the available resources in the consumption of single commodity, then marginal utility मतलब जो additional unit से आने वाली satisfaction है, वो derived from every additional unit will decrease successively. This law states that in order to get maximum satisfaction, a consumer should spend his limited income on different commodities in a such a way that the last dollar spent on each commodity will him equal marginal utility. पैसे का सबसे अच्छा यूज करके कंज्यूमर ने ऐसा खर्च करना चाहिए कि ताकि वो जो एडिशनल यूनिट परचेस करने वाले, एक लेवल ऑफ, मान लीजिए उसने 10 चीजें खरीद ली, तो 11वीं चीज खरीदते वक्त उसने ध्यान में रखना चाहिए कि क्या मुझे
पर यूनिट से जितना सेटिस्फेक्शन मिला वो 11-20 यूनिट के लिए मिलेगा क्या? इफ इट इज यस तो उसने वो खरीदना चाहिए, इफ इट इज नो, अगर वो सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है, राइट, तो he should not go to buy for this, right? So this is called a law of substitution or law of maximum satisfaction. So explanation of this law, so I'm not going detail into this. There are some assumptions for this theory, right? So you may read and refer this. I'll just take a glance. The law of maximum satisfaction, because of the consumers can maximize his or her satisfaction by spending income in accordance with this law. ये लॉ जो है, अगर कोई कंज्यूमर स्टडी करता है, राइट, या फिर बीइंग अ फर्म आप अगर कोई चीज रॉ मटेरियल वगैरह भी खरीदते हो तो उस वक्त भी आपको ये लॉ काफी यूजफुल हो सकता है. बट देयर आर सम अजम्पशंस, दिस यू कैन रेफर, राइट. These all law of diminishing returns, isocont, isocost, law of substitution, right, producer equilibrium, equimargin utility, इन पे एक अच्छा खासा वीडियो एक एक इसका मिनिमम हाफ एन आवर का बन सकता है. बट हमारी जो सिलेबस की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली मैंने लेने की कोशिश की फ्रेंड्स. मैंने जस्ट ग्लांस आपको दिया और हम लोग उसमें से बाहर निकले. सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. conceptual understanding आपको आ गई होगी. So before concluding this video, a wonderful thought by our legend Chhatrapati Shivaji Maharaj. Self-confidence provides the strength. Self-confidence provides the strength, and power imparts the knowledge, and power imparts the knowledge. So knowledge provides stability, and stability leads to victory. तो सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए फ्रेंड्स हमेशा लाइफ में, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. ओके, सो विद दिस लेजेंडरी थॉट्स आई विल कंक्लूड माय लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एंड डू सब्सक्राइब दिस. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एमसीक्यू टेस्ट दी हुई है, सो डू सॉल्व दैट एमसीक्यू टेस्ट टू इवैल्यूएट योर नॉलेज. So thank you so much, friends. Stay tuned with my next lecture series. Thank you.